आलोक श्रीवास्तव जी एक चर्चित कवि, गीतकार और टीवी पत्रकार हैं। कविता संग्रह आमीन और कहानी संग्रह आफरीन से लोकप्रिय आलोक जी की रचनाओं का गुजराती, मराठी, पंजाबी सहित रूसी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। इनकी रचनाओं को गजल गायक जगजीत सिंह, पंकज उदास, उस्ताद राशिद खान, शुभा मुद्गल आदि बड़े गायकों का स्वर और अभिनेता आपने जैसा देखा अमिताभ बच्चन जी, आशुतोष राणा जी की आवाज मिल चुकी है। आपके द्वारा शिव तांडव स्तोत्र का सरल हिंदी भावानुवाद भी काफी लोकप्रिय हुआ। आपने प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर के साथ ट्रैवलर एल्बम में भी काम किया, जिसे 2012 में ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। आप वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय कविता पुरस्कार और कथा यूके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सम्मानित हो चुके हैं। हमारे कलम इंदौर के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं शेरेटन ग्रैंड पैलेस, थैंक यू सर, और हिंदी प्रिंट मीडिया पार्टनर है नई दुनिया। और श्री सीमेंट CSR इनिशिएटिव के तहत कालम का आयोजन किया जाता है। आपने जितनी भी आपकी पुस्तकें आई हैं, चाहे वो आफरीन हो और आपकी कहानी संग्रह है और आपकी जो कविताओं की और नज़्मों की है अमीन है, ये सब ए नाम से, आपका नाम भी ए पे है, चाहे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए लें या वर्णमाला के हिसाब से अ अक्षर लें, आपने सब ये आ अक्षर क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा खेतान फाउंडेशन का, इंदौर का, और इंदौर से जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरा लगाव है कि माँ का घर भोपाल था और मौसी का इंदौर। तो मौसी के इस घर में आप लोगों ने जो इस्तकबाल किया मुझे, और सबसे अच्छी बात ये रही आज कि ये एहसास वुमेंस जो है उनके लिए मैं प्रोग्राम करता घूम रहा हूँ पूरे देश भर में। लेकिन आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त सब और मेरे सीनियर्स संजय भाई, अमन, सौरभ, आलोक जी, डॉक्टर साहब, तमाम लोग इंदौर के जो बड़े साहित्य प्रेमी लोग हैं, वो सब आपकी वजह से मैं उन सब से मिल पाया। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए और उन सब के इस्तकबाल में ज़ोरदार, और मैं आप सबको जो मैं हमेशा कहता हूँ ये शेर के तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तो आपकी मोहब्बतों को सलाम। अब आपके सवाल का जवाब। जी, दरअसल इसकी शुरुआत तो मेरे ही नाम से हुई, और जब माता पिता ने आलोक नाम रखा और ये हुआ कि हर चीज़ का एक आरंभ होता है, तो खुशकिस्मती देखिए, संजोग देखिए कि अलिफ से उर्दू शुरू होती है, अ से वर्णमाला शुरू होती है, ए से अल्फ़ाबेट शुरू होता है। तो मैंने कहा मैं भी शुरुआत ही तो कर रहा हूँ, चाहे गज़ल में शुरुआत हो, चाहे लेखन में शुरुआत हो। और ख़ुद मेरे नाम की जब मेरे वालिदैन ने, मेरे माता पिता ने मेरा नाम आलोक रख दिया, वो भी अलिफ से, अ से और ए से है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मेरी किताबों के भी नाम आमीन, अच्छा, और आफरीन, और अब जो नई आ रही है पेंगुइन से वो आसान। तो हाँ, थोड़ा सा फैसिनेटेड हूँ, थोड़ा सा मोहित हूँ कि आ वाले जो होते हैं थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो और सबसे हालांकि एजुकेशन में बड़ी दिक्कत आती है, आप सबसे आगे बैठे रहते हैं, किसी को नहीं देख सकते, सब आपको देख सकते हैं। तो इस वजह से एक अंदर कहीं जहन में था कि जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से शुरुआत की जाए। तो मैंने अपनी शुरुआत में, अभी भी आमीन को हमारे सूबे का, हमारे प्रदेश का साहित्य अकेडमी मिल चुका है, पुष्किन आपने बताया, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि आमीन एक शुरुआत है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, तो मैं भी मुंतज़िर हूँ कि कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर आप सबके सामने आएगा। फ़िलहाल तो अच्छा, और आरंभ वो भी आ से है, तो बस ये आरंभ ही है, इसलिए आ से है सब कुछ।
थैंक यू, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया ये। और जैसे मैं यू से हूँ तो जब तक एग्जामिनर थक जाता था कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता था मेरे से, जब भी सबसे लास्ट में आता था नाम हमारा, तो ऐसे रहता था। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बट सबसे ज़्यादा आपकी जो चीज़ लोगों को पसंद है, जिसकी बहुत फरमाइश होती है, लोगों ने सुना है बार बार यूट्यूब पे जाके, जो आपने शिव स्तोत्रम जो किया है, जिसका आशुतोष राणा जी ने अपनी आवाज़ दी है, वो हम लोग आपसे प्लीज़ सुनना चाहेंगे उसको, क्योंकि जिसने लिखे हैं उसके भाव उन शब्दों में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सुनाने से पहले देखिए, मैं एक फिर बात बता दूं कि शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका जो रिश्ता है वो आपके शहर इंदौर से भी है, क्योंकि प्रेरणा तो वो आशुतोष राणा जी की थी, हमारे बड़े भाई की, और विचार भी उन्हीं का था और आशीर्वाद भी उन्हीं का था, मार्गदर्शन भी उन्हीं का था। मैंने लिख दिया, उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन जिसने उसको संगीत में सजाया वो आज इस हॉल में मौजूद है। आपके यहाँ का गुणी संगीतकार है सौरभ। मैं चाहता हूँ एक बार वो खड़े हों, आप लोग सब उनसे परिचित हों। और आज मिलियंस और बिलियंस में अगर वो सुना जा रहा है तो उसमें सौरभ का भी बहुत बड़ा योगदान है, और वो आपके शहर से हैं। तो आपको शिव तांडव सीधे सुनना हो तो आशु भैया सुना चुके हैं आपको। इससे अच्छा मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊं जो बड़ी दिलचस्प है। कहानी के साथ जी, तो कहानी उसकी ये है कि कोविड के दौरान हम लोग सब अपने अपने घरों में कैद थे। उस वक्त मैंने एक गज़ल कही और वो गज़ल मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तो हमारे चूँकि बड़े भाई हैं तो उनको हास्य और विनोद करने का हक़ भी रहता है, थोड़ा मौज भी लेते रहते हैं वो। तो उनका एक दिन फ़ोन आया आशु भैया का कि ये तुमने एक गज़ल कही है, अगर तुम आदेशित करो तो मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कहले नहीं भाई, तुम महानायक से नीचे बात नहीं करते इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए और ये मेरा सौभाग्य होगा। तो आशु भाई ने वो जो गज़ल पढ़ी वो मैं पहले कुछ उसके शेर सुनाता हूँ आपको। वो यूँ थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। और ये वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है। हमारे सीनियर्स हमसे कहते हैं कि गज़ल जो है वो इशारे का आर्ट है, वो सिंबल्स में बात करती है। तो शेर यूँ है कि दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में। संजय भाई, दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। शुक्रिया। तो इस गज़ल के जब उन्होंने ये पढ़ी तो जाहिर सी बात है उनकी लोकप्रियता है और ये गज़ल बड़ी मिलियंस और बिलियंस में वायरल हुई। उसके कुछ रोज़ बाद, हम कोविड में ही थे, तो कुछ रोज़ बाद ये हुआ कि उनका फिर फ़ोन आया कि आलोक, मैं ये चाहता हूँ कि जो शिव तांडव स्तोत्र है उसको तुम हिंदी में उसका भावानुवाद लिखो। तो मैंने कहा ये आप किस जोखिम में डाल रहे हैं। मतलब शिव तांडव स्तोत्र को, उसको बोलना, सिर्फ शिव तांडव स्तोत्र शुद्धता से बोलना ही इतना कठिन है, तो कहाँ वो मतलब विद्वान रावण का रचित जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविव स्थले गलेवलंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डल। तो मैंने कहा ये तो संस्कृत में पढ़ना ही टंग ट्विस्टर है, कहाँ कैसे करेंगे। तो बोले कि तुम शायद भूल रहे हो कि पिछले दिनों हमने जो एक रचना पढ़ी तुम्हारी, वो रचना शिव तांडव स्तोत्र का ही
मीटर है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात्र, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो जो कोशिश की वो कोशिश बड़ी सफल हुई, आप सबका प्यार मिला। हालांकि जिस कंठ से वो आप सब तक पहुंची है उसके समक्ष पढ़ना तो धृष्टता होगी, लेकिन मैं कुछ जो उसके मुझे अगर आप आज्ञा दें तो कुछ एक पंक्तियां मैं उसकी सुनाता हूँ। सारा तो नहीं, लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो मूल के बहुत नज़दीक जाकर जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सच रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो सबसे प्रिय हिस्सा है और जो शिव तांडव स्तोत्र नहीं है, लेकिन शिव क्या है, तो आत्ममंथन हुआ दोनों भाइयों में। उन्होंने कुछ मार्गदर्शित किया, कुछ मेरा अपना आलोक और कुछ वे आशुतोष। तो आशुतोष के आदेश से आशुतोष की स्तुति आलोकित हो रही थी। तो यूँ हुआ कि वे शेष हैं। अब शिव क्या है? वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं। अब देखिए, हमारे पूरी सनातन सभ्यता में शिव एक ऐसे देवता के रूप में उभर के आते हैं, दिखते हैं हमको, कि जो कि पूरे परिवार के साथ सामने आते हैं। और इतने सौम्य आशुतोष, मतलब पल भर में प्रसन्न हो जाने वाला देवता, और रौद्र ऐसे कि पूरा काल तहस नहस कर दें। आशुतोष एकमात्र ऐसे कि जिनको आप जहाँ विराज दीजिए, आलोक ने विराज दिया, आलोक ने स्थापित कर दिया तो आलोकेश्वर हो गए। राम ने समंदर किनारे बिठा दिया तो रामेश्वर हो गए। तो शिव क्या है? विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। ये ना आशीर्वाद है भगवान का। अरे। जिस तरह से आपने बताया, एक एक शब्द में जो ओज है, हाँ। तो फील कर सकते हैं उस चीज को। जी, जी, जी। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपने फिल्मों के लिए भी लिखा है और ये शिव स्तोत्रों में, तो आपने जब ये लिखा तो क्या आपको इसके लिए कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है? ईश्वर के किसी स्थान पर जाके आप लिखते हैं? इसमें एक मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मतलब आपका सवाल पूरा नहीं हुआ, मैंने जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हुई थी। हुआ ये था कि जब इसकी शुरुआत हुई तो करीब 10-12 दिन में एक राइटर ब्लॉक होता है, उस पर चला गया था, क्योंकि इतना बड़ा टास्क था। तो एक रोज़ आशु भैया का फ़ोन आया कि हाँ भाई अनुज हुआ। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा जी हो गया। और सच ये है कि नहीं हुआ था। तो मुझे बड़ा अपराध बोध हुआ कि एक तो देवादिदेव महादेव का कार्य, स्तुति उनकी, ऊपर से आशुतोष का आदेश, और मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हो गया।
तो उस दिन मतलब सुयोग कहिए, उस दिन सोमवार था। मैंने शाम को बिल्कुल मन बना लिया कि मैं इसे लिखूँगा बैठ के। और उस रोज़ ये हो रहा था कि मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे वो निदा साहब की एक नज़्म है कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम है तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है, वो तुम कब हो, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। तो मुझे लग रहा था कि जैसे किसी के हाथ मेरी उंगलियों में सांस ले रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत सच्चा वाक़या बताता हूँ। यहाँ बहुत सारे साहित्य के लोग बैठे हैं, वो समझेंगे इस बात को। जो आपने कनेक्टिविटी की बात की, तो मैं एक श्लोक का अनुवाद कर रहा था। वो श्लोक था कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर। अब मुझे विलीन का काफिया नहीं मिल रहा था, बदल नहीं मिल रहा था उसका, और मुझे शब्द ऐसा चाहिए था कि जो विलीन, लीन। तो मैंने कहा लीन और विलीन तो एक ही बात है। तो मैंने मन में सोचा कि क्यों ना प्रलीन रख देते हैं अभी फ़िलहाल, ताकि वो राइटर क्लॉट जो है, राइटर ब्लॉक ना आए, मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर प्रलीन को रिप्लेस कर देंगे। ये मैंने क्रिया अपने आप से चीट करने वाली जो बात होती है वो। तो प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। मैं ये कह के निकल आया। और जब मैंने नागरी प्रचारणी सभा, जिन डिक्शनरीज़ की मैं हेल्प ले रहा था, जिन विद्वानों से बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें सुनाया कि सर ये प्रलीन का कोई बदल दे दीजिए मुझे। मैंने ऐसे ही डाल दिया डमी वर्ड। तो कह लगे क्यों चाहिए इसका बदल? तो मैंने कहा ये तो मैंने ऐसे ही, मुझे तो मेरे संज्ञान में भी नहीं था कि ये शब्द यहाँ लगेगा। कह लगे ये बिल्कुल सही शब्द है, जो तुम्हें चाहिए वही है। तो उस वक्त मेरी मतलब मैं बड़ा अचंभित हुआ कि जिस शब्द के मुझे सचमुच में अर्थ भी नहीं पता थे, वो सार्थक होके मेरी कविता में आ गया। तो ये उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की कनेक्टिविटी थी। साक्षात कृपा है, सही बात, बहुत अच्छी। तो अब हम बात करते हैं आपकी किताब की। अभी तक हम बात ही कर रहे हैं। कुछ और कर रहे हैं क्या? नहीं, बातचीत हम बहुत चीज़ें जान भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो एज ए राइटर, आप, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर आपसे कि क्या आप AI की भी हेल्प लेते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, राइटिंग में लोग लेते हैं उसकी, वो क्या होती है? वो तो असली में मेरी दिक्कत ये है कि जैसे होता है ना प्रगतिशील लेखक, ठीक है, अब आजकल एक राइट विंग के लेखक भी आ गए हैं ना, सरकार की स्तुतियाँ कर रहे हैं, तो उस तरह की भी राइटिंग होती है। मेरा जो निकल जाता है मुँह से, पत्रकारिता भी तो बोलती है ना कहीं। जरूर। तो बहुत सारे कैरेक्टर में हो आप, बहुत सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ ये है कि हज़रत अमीर खुसरो, कबीर और हमारे जो संत कवि हुए, उर्दू में चले जाएं तो गालिब, मीर, इनको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ने की सीख मिली हमको। और खुशकिस्मती ये रही कि सोहबतों के शहद बड़े मीठे चखे तो ज़बान में चाशनी आ गई, और जहाँ भी जो भी उन्नति हुई वो इसी से आलोकित हुई। तो आपने जो बात कही वो हम जैसे कम पढ़े लिखे राइटर्स पर लागू नहीं होती, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। हमारा तो एक छोटा सा प्रश्न था, बाल सुबह मन में जो आता है। हाँ, तो मैंने बाल सुलभ उसका आपको उत्तर दे दिया। तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सच में दिखता ज़रूर हूँ लेकिन हूँ नहीं। वो तो जो मेरे बुज़ुर्गों ने पढ़ाया। मेरी एक गज़ल है, उसका शेर है जो हमारे सीनियर्स की नज़र है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। धड़क रहा है हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है। धड़क रहा है हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है, उसी की हस्ती का अक्स हूँ मैं, वो मेरे अंदर से झांकता है। और मैं शेर अभी सुनाने दीजिए, बातें क्या करना है, वो सब सुनने वाले लोग बैठे हैं। नहीं, आपके शेर पे मुझे याद है क्योंकि मैंने आपकी बुक पढ़ी है पूरी, और बहुत सुंदर लिखा है आपने। और कई चीज़ें तो ऐसा लगता है जैसे कि
जैसे अपने लिए लिखी गई है, ऐसा फील आता है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो भी लिखा जाता है, अगर आप कनेक्ट हो गए उससे, यानी कि सार्थक होती है चीज़ें वो। तो एक आपकी जो बुक है आमीन, उसकी लाइन थी जब, क्योंकि आप नदी और समुद्र की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला, जिसमें आपने लिखा था बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। बहुत गहरा था ये, मतलब इसको समझने के लिए भी बहुत चाहिए, और आप इन हालातों से गुजरे तो आपके मन में ये चीज़ आई, कैसे ये लाइन आप लिख पाए? दरअसल एक जो रचनाकार होता है वो बहुत सारे आकाश के नीचे होता है, बहुत सारे प्रभाव मंडल उसके आगे पीछे चलते हैं। मैं जिस वक्त लिखना शुरू कर रहा था अर्ली 90s में, और विदिशा मध्य प्रदेश जो मेरा गृह नगर है, भोपाल जो मेरा ननिहाल है, और इंदौर जो मेरा बचपन बीता जहाँ पर, ये सारा जो शहर हैं सौभाग्य और सुयोग से, जैसे इंदौर सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसे ही भोपाल जो है वो उर्दू का गहवारा है। हमारी उर्दू तहजीब और हमारे बहुत सारे शायर, बड़े शायर, दुष्यंत हमारे यहाँ हुआ, कैफ भोपाली हुए, ताज भोपाली हुए, डॉक्टर बशीर बद्र यहाँ आकर रहने लगे। तो ये जो पूरा वातावरण, हिंदी अगर उससे देखें आप पट्टी से, तो राजेश जोशी या भगवत रावत या कमला प्रसाद, एक प्रगतिशील लेखन का पूरा मोमेंट चल रहा था। तो इन सब के बीच में से एक धारा बन रही थी जो कहीं ना कहीं मुझे दुष्यंत से कनेक्ट कर रही थी। तो कारण ये था कि मैं हिंदी पट्टी से आता हूँ, चूँकि तहज़ीब व अदब मेरे परिवार में था, कायस्थों में उर्दू का बड़ा एक चलन होता है। मेरे वालिदैन को स्क्रिप्ट आती थी, रस्मुल ख़त आता था उनको उर्दू का, वो उनके रोज़मर्रा के जो हिसाब थे मेरी माँ के और मेरे पिता के, वो उर्दू में होते थे, पढ़ना जानते थे। तो ये सब चीज़ें एक पूरा का पूरा वातावरण बना रही थी। और वो जिस गज़ल की आप बात कर रही हैं वो कहीं ना कहीं दुष्यंत का रंग है उसमें। तो मैं उसको, अगर आप कहें तो एक दो शेर मैं सुना दूँ जी। तो मैं ढूंढना पड़ेगा उसको, देखता हूँ। यूँ है कि बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का मतला है। बहती नदी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। हम लोग जी रहे हैं मशीनों के दौर में, हम लोग जी रहे हैं मशीनों के दौर में, अब आदमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, अब आदमी के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। आई थी बाढ़ गांव में क्या क्या न ले गई, आई थी बाढ़ गांव में क्या क्या न ले गई, अब तो किसी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और ये दो शेर बहुत ख़ास हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं कि घर के बुज़ुर्ग लोगों की आँखें क्या बुझ गईं, घर के बुज़ुर्ग लोगों की आँखें क्या बुझ गईं, अब रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। ये अच्छा शेर था वैसे, ऐसे कैसे गुजर गया। घर के बुज़ुर्ग लोगों की आँखें क्या बुझ गईं, अब रोशनी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और ये मैं अपने आप को समझाता हूँ इस शेर के ज़रिए कि आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। शायरी की और डांटने की, तो क्योंकि आपने फिल्मों के लिए भी लिखा है, और फिल्मों में जो आपने लिखा है मैंने देखा उसमें बहुत गहराई है, कुछ भी ऐसा उथलापन नहीं है आपके लेखन में। जो आपने गीत लिखे, वोडका डायरीज का ही जो एक सॉन्ग है जिसकी मुझे लाइन है मेरे अंदाज में याद है मुझे, क्योंकि लाइन इससे पढ़ के बोल सकते हैं? हाँ हाँ, अरे प्लीज, बिना पढ़े याद है, कॉपीराइट थोड़ी है उस पर। आप पढ़िए। तो ये बहुत सुंदर लाइन थी जो मैंने बहुत बार यूज की अपने फ्रेंड्स के ऊपर। अच्छा। हाँ, बहुत बार की। एक फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है माधवी, मैंने उनको बोला भी था एक बार, तो ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। बहुत सुंदर आपने लिखा है। इसमें आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? ये आप नहीं, ये आप नहीं पढ़ती हैं, ये 31 मार्च के आसपास हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो भी इसके बैनर जारी कर चुका है। और वो अक्सर जो है हम भारतीयों से कहता है, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं,
मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो और अभी ये पार्लियामेंट में भी पढ़ा गया ये शेर। तो ये इसकी खुशकिस्मती है। हाँ, जो सवाल इसके पीछे बहुत ख़ास उन्नति जी, एक तो आपका सवाल बहुत अच्छे आपने तैयार किए और उसके लिए मैं अलग से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। और चूँकि मेरे पास 2 हाथ हैं, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि उन्नति जी के बहुत खूबसूरत सवालों के लिए मेरी देखिए, मैं अपने आप को एक खुशकिस्मती से भरा हुआ लेखक मानता हूँ। मैं वो नहीं कहता मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने नेवर एवर कभी नहीं कहा। मैंने जो कुछ सीखा सोहबतों से सीखा। मेरे घर में उर्दू थी, हिंदी थी। मेरे भाई मरहूम आनंद श्रीवास्तव साहब, वो बहुत बड़े गीतकार थे। लास्ट ईयर उनका देहावसान हो गया। उसके बाद मेरे घर में एक फैमिली है विदिशा में, चौधरी निसार मालवी साहब की। उनके घर आना जाना, उनके घर हमारा राखी संबंध, उससे मैंने बहुत सीखा, उनकी फैमिली से बहुत सीखा, ज़बान कैसे बरतनी है। फिर डॉक्टर बशीर बट साहब, मेरे उस्ताद मरहूम गोविंद आर्य निषाद साहब, ये सब वो निदा फाजली साहब, ये वो सोहबतें हैं कि जिनके साथ रह कर मैंने कुछ ना कुछ सीखा। लास्ट टू लास्ट ईयर 2 महीने मुझे शरफ़ हासिल हुआ, सौभाग्य मिला अमेरिका के टूर पे जावेद अख्तर साहब के साथ रहने का। तो आप सोचिए कि जावेद अख्तर, जिनका 2 मिनट नहीं मिलता किसी को, उनके साथ मैं 2 महीने अमेरिका में रहा और सड़कों पे घूमा और कितना कुछ मैंने सीखा होगा। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहला जो नगमा रिकॉर्ड किया था विशाल भारद्वाज जी ने, जो कविता जी ने गाया था 1993, तो 30 साल करीब हो गए। उसके बाद पहला एल्बम शुभा मुदगल जी के साथ आया कोशिश के नाम से। फिर जगजीत जी ने गाई जो गज़लें। आप कितने छोटे से लिखने लगे थे आप? 30 साल पहले भी आ गया। नहीं, ये तो मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको उम्र पता चल जाएगी। तो हाँ, बस ये है कि 93 में पहला सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया था और पहला एल्बम 96 में शुभा जी के साथ आ गया था। जगजीत जी ने 2000 से गाना, मतलब 99 से गाना शुरू कर दिया। जगजीत जी ने सिखाया बहुत मुझे, जितना गाया नहीं उतना सिखाया। जो अप्रोच ऑफ वर्ड्स है, जो उसकी जो लफ्ज़ क्या, जो जैसे यही गज़ल जो है, मंजिलें क्या हैं रास्ते क्या है, और मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, इसके उन्होंने कम से कम 20-25 मतले मुझसे कहलवाए। ये मूल रूप से ऐसा था कि बेवफ़ा है कि बावफ़ा क्या है, इश्क का मतला था ये। बेवफ़ा है कि बावफ़ा क्या है, उसके बारे में सोचना क्या है। तो वो सिखाते थे कि वर्ड जो है और जो फ़ील है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कहा जाए और खट से पहुँचे। जैसे आपने अभी वो पढ़ा, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि जो मैंने लिखा वो कंपोज़ हुआ, और हम उस तालीम और उस तहज़ीब के पढ़े हुए हैं जहाँ हमने कैफ़ी साहब के नग़मे सुने, साहिर को सुना, हमने इनको सुना, शैलेंद्र को सुना, गुलजार साहब को सुना। ये लोग सब पहले पोइट्री करते थे, उसके बाद ये कंपोज़ होता था। मेरे साथ ये कम काम रहा कि मैंने फ़िल्मों में कम काम किया, लेकिन जितना भी काम मेरा हुआ वो पहले मैंने लिखा। अभी कोविड के दौरान जब रहमान सर की फ़िल्म आई अटकन चटकन, जो उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उसमें माँ पर एक गीत लिखना था। तो उसमें डेब्यू कर रहे थे शिवमणि जो उनके ड्रमर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप माँ पर, आपकी इतनी अच्छी पोयम है, आप माँ पर पहले लिखिए। जबकि वो चाहते तो मुझे धुन दे देते। जो गाना आपने अभी सुने सारे, ये सब मैंने लिखे। तो मुझे कई बार ऐसा होता, अभी 5 तारीख़ को आपके यहाँ से जाके एक रिकॉर्डिंग है ऋचा शर्मा जी के साथ, वो वुमेन एम्पावरमेंट का गाना, आपके काम का गाना है, एहसास वुमेंस के काम का गाना है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो गाना भी मैंने पहले लिखा, ऋचा जी ने और मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने उसका ब्रीफ दिया मुझको। तो मेरे साथ ये रहा है कि मेरी क्रिएटिविटी या मेरा लेखन पहले रहा है और उसके बाद वो कंपोज हुआ है, जिस वजह से फ्रेगनेंस ऑफ पोएट्री जो है थोड़ी बहुत मैं वो बचा पाया। आपको फ्रेगनेंस पर मुझे फिर से एक बात याद आई, बिकॉज मैंने आपकी बुक में सारे जितने वर्ड आप बोल रहे हैं ना, सब इसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपने एक लड़की के ऊपर एक आपकी कविता है, वो लड़की। तो पहले इंस्पिरेशन बताइए, किससे? नहीं, पोएट्री की जो इंस्पिरेशन है, पोएट्री की जो प्रेरणा है, वो तो माँ थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो माँ ही थी, क्योंकि वो मेरे घर में मुझसे 3 बड़े भाई थे, तीनों क्लास 1 ऑफिसर थे।
मेरी माँ जो थी वो ख़ुद क्लास 1 ऑफिसर थी, SDM थी वो अपने इलाके में। मेरे जो डैडी थे वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर्स रैंक के थे। एक मैं ही था जो बर्बाद हुआ। तो एक बार ये हुआ कि जो पिता का जो गुस्सा होता है उसने मेरे सांवले बदन को लाल पीला कर दिया। तो मैं रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 ईयर्स। कि मैंने कहा देखिए एक ये मुझे मार लें, पीट लें, कुछ कर लें, लेकिन एक रोज़ ऐसा होगा कि मैं राइटर ही बनूंगा और मेरी जो गज़लें हैं वो जगजीत सिंह और पंकज दास गाएंगे, बता दीजिए उनको। और उसके ठीक 10 साल बाद और मेरी माँ ने जो बोला, सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, आमीन, और वो मेरी किताब का नाम है। तो इसमें हमें कहना चाहिए अगर आप बर्बाद नहीं होते तो ये माहौल आबाद नहीं होता। तो ये तो हो रहा। हाँ, अब आपकी जो कमसिन थी अपने बालों में खुशबू उठा करती थी, ये बहुत अच्छी आप जी जी, मैं उसको आपने मुझे शायद बता दिया था तो मैंने उसको आप ये ओपन है, आप यही ले लीजिए। हाँ, मैं पास देता हूँ। तो ये साहब ऐसा था कि विदिशा से भोपाल आते थे तो एक लड़की दिखती थी, ये सच है, हाँ बस ठीक, एक लड़की दिखती थी और बड़ी खूबसूरत दिखती थी। तो कभी हमने उसको बस सिर्फ देखा, हमने कुछ कहा नहीं क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते थे इतनी खूबसूरत लड़की। तो हमने उससे कुछ कहा भी नहीं, हमें पता था कि हमारी रेंज कहाँ तक है। तो हमने कभी उसको कुछ कहा नहीं। एक दफ़ा ये हुआ कि 8 बरस बाद वो मिली, और 8 बरस बाद वो जब मिली तो फिर उसने हमें देखा, हमने उसे नहीं देखा। तो तब तक हम अपना सफ़र तय कर चुके थे। तो वो देखने लायक बची नहीं थी और हम देखने लायक हो गए थे। तो ये उस है ना, तो मैं ये आपको सुना। बहुत सुंदर कविता, आप जरूर सुनिएगा इसको, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। आलो भाई सुनिए। कमसिन थी अपने बालों में खुशबू गूंथा करती थी। कमसिन थी अपने बालों में खुशबू गूंथा करती थी, बीच किसी रंगत की काया, रूप सलोना सादा सा। बीच किसी रंगत की काया, रूप सलोना सादा सा, नाजो नखरे आदत जैसे ओस के मोती शाखों पर। नाजो नखरे आदत जैसे ओस के मोती शाखों पर, रिमझिम रिमझिम जाने कितने ख्वाब के बादल आँखों पर। रिमझिम रिमझिम जाने कितने ख्वाब के बादल आँखों पर, बोल के जैसे सौंधी रुत में फूल चटकते गुलशन में। बोल के जैसे सौंधी रुत में फूल चटकते गुलशन में, फितरत जैसे धूप से बच्चे धूम मचाते आंगन में। फितरत जैसे धूप से बच्चे धूम मचाते आंगन में, आंचल उसका छूके अक्सर मौसम जाते आते थे। आंचल उसका छूके अक्सर मौसम जाते आते थे, उसकी आवाज़ों से सारे शीश महल धुल जाते थे। उसकी आवाज़ों से सारे शीश महल धुल जाते थे। अब खुशफहमी ख़त्म हुई। उसकी आवाज़ों से सारे शीश महल धुल जाते थे। लड़की क्या थी एक सरापा, सर से पाँव तक। लड़की क्या थी एक सरापा, मेरा भी सलाम कहिएगा। लड़की क्या थी एक सरापा, खूबी खूबी खूबी। 8 बरस के बाद मिली तो देखा मैंने 8 बरस के बाद मिली तो देखा मैंने, इतनी सारी खूबी वाली उस लड़की को घर आंगन की एक औरत ने जीत लिया है। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत ऑनेस्टी के साथ आपने जी जी, वो ऐसे ही हुआ था, ऑनेस्टली ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। और वो जो पल था ना वो जागृत हो गया, जैसे अभी हुआ है, ऐसा लगा जब आपने पढ़ा तो उसको। जी, तो ये कविताओं की बात हुई। कविता जब हम लिखते हैं तो उसका एक समय रहता है, आप थोड़ी जल्दी भी लिख लेते हैं, कई बार मूड बनता है लिख लिया। पर जब कहानी लिखते हैं तो कहानी में मुझे लगता समय लेती होगी। आपने कहानी भी लिखी जी जी, तो कुछ बताना चाहिए। हाँ, वो कहानी की जो किताब आई आफरीन, तो मैं एक शख्सियत का जिक्र करना यहाँ रह गया, प्रोफेसर नामवर सिंह जी। तो इस कहानी आपकी बुक के लिए लिखा? जी जी, उन्होंने दोनों किताबों के लिए लिखा और दोनों किताबों की भूमिका भी उनकी है, कमलेश्वर जी की, गुलजार साहब की और आफरीन की। आफरीन जब मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था तो पैसे कैसे मिलते
तो छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करता था, जो ये जो रिश्ते वगैरह जो सीरियल्स आते थे मिड 90s में, उसके लिए स्ट्रगल करता था कि भाई गाना तो हर एपिसोड में हो नहीं सकता, पर कहानी तो हर एपिसोड को चाहिए, हर सीरियल को चाहिए। तो मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करता था। तो जब गज़लों की किताब मकबूल हो गई, पॉपुलर हो गई, तो कुछ कहानियाँ, अच्छा फिर जब मैं तो बेस्ट सेलर बुक है आपकी? जी आमीन तो बेस्ट सेलर जी बहुत, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। तो जब कहानियों की को मैंने रीराइट किया, तो फिर वो सब शीर्ष पत्रिकाओं में छपनी शुरू हुई, और उसी मोड़ पर प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने वो कहानी पढ़ी और फिर मुझे बुलाया, कहा कि तुम गज़लों के साथ कहानी भी लिखते हो? तो मैंने कहा जी लिखता था, लिखता नहीं हूँ, क्योंकि टीवी की जो जॉब होती है वो इतना स्पेस नहीं देती आपको, और कहानी के लिए बहुत अलग तरह का चित्त चाहिए, अलग तरह की सोच चाहिए बहुत। गज़ल तो ऐसा है कि आप फ्लाइट में बैठे हैं और आपको कोई मिसरा कौंधा और आपने कह लिया, लेकिन कहानी एक बहुत पर्याप्त ठहराव मांगती है, समय मांगती है। तो वो कहानियाँ हुई नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अपनी कहानियाँ लाओ। तो 11-12 ये कहानियाँ थी जो अब पहले राजकमल ने छापी थी, अब ये पेंगुइन से आ रही हैं 7 कहानियाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने ही ये मेरी खुशकिस्मत, आफरीन में है जी ये सब आफरीन में है, और ये नामवर जी ने पूरी मुझसे रीराइट करवाई, पूरी दोबारा लिखवाई, देखी। फिर उसके बाद अशोक माहेश्वरी जी को फ़ोन किया कि भाई इस लड़के में कहानीकार की बड़ी संभावनाएं हैं। अच्छा तब तक आमीन आ चुकी थी और उसका 6th एडिशन वो रिलीज़ कर चुके थे जावेद साहब ने, और नामवर जी ने उसका 6ठा संस्करण जो है रिलीज़ किया था। तो फिर ये कहानियों का संग्रह आया, लेकिन कहानियों को मैं समय नहीं दे पाया। इस बात का मुझे सचमुच में बहुत अफसोस है, क्योंकि वो फिर लाइफ उस तरह से सॉन्ग्स की तरफ और राइटिंग की तरफ और गज़लों की तरफ ऐसी मुड़ गई कि कहानियों की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं गया। पर आपने जो लिखी, गीत लिखे, नज़में लिखी और कहानियाँ लिखी, उसी वजह से आपको पुरस्कार तो बहुत सारे मिले, इतने सारे पुरस्कार मिले। तो एक मेरा प्रश्न है यहाँ पर आपके बोलने से पहले कि जो आपको इतने पुरस्कार मिले, उनसे अंदर से कहीं घमंड आया था कि मैं आलोक श्रीवास्तव समथिंग? कि घमंड आया होता तो हॉल खाली हो चुका होता। तो नहीं, ऐसा कतई नहीं आया। हर बार एक इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली, और हर बार एक चुनौती नज़र आई कि अब यहाँ से कुछ आगे का बेहतर करना है। और पुरस्कारों से अधिक जो सम्मान है वो ये लगा मुझे कि जिन लोगों ने मेरा चयन किया, चाहे वो प्रोफेसर नामवर सिंह हो, कन्हैयालाल नंदन जी हो, या पुष्किन अवार्ड के लिए वो जो आपने जिक्र किया, या हाउस ऑफ कॉमन्स हो, ये सब बड़े मतलब बड़े प्रतिष्ठित संस्थान और प्रतिष्ठित लोग थे, क्योंकि पुरस्कार जो होता है वो उसकी जूरी से बड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पुरस्कार दे कौन रहा है, आपको आपके प्रदेश की अगर साहित्य अकादमी दे रही है, उर्दू अकादमी दे रही है, तो उसमें भी फिर कौन है। तो अब आजकल तो मैंने कहा ही है ना कि है साम दाम दंड भेद का नया चलन, तो वो चीज़ें भी होती हैं हमारे क्षेत्र में। लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही कि जिन लोगों ने मेरा चयन किया वो रोशनी के चलते फिरते मीनार थे जिन्होंने मुझे आलोकित किया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और नॉर्मली बोला जाता है जो गीतकार होते हैं, कवि होते हैं, वो सारे लोग उनके पास मतलब मनी का प्रॉब्लम ऐसे पहले सुनते थे। एक बड़ी चीज़, मुझे एक छोटा सा शेर याद आया इस पर कि हमने ही कमी रखी सफ़र की तैयारी में, झोले में दिल रखा पैसे का हिसाब नहीं। तो ऐसा कुछ आपका होता है या आपका झोला पैसों से भरा रहता है, कैसा रहता है? अब ये रिकॉर्ड हो रहा है जी। और आजकल क्या हो रहा है कि हम तो उस खेमे से आते हैं जिस खेमे पे ईडी पहुंच जाती है बहुत जल्दी, तो इसको तो आप रहने ही दें। हाँ लेकिन हाँ नहीं वो सारे पत्ते अगर खोल दिए तो फिर तो, और यहाँ मेरे बहुत सारे पत्रकार दोस्त भी बैठे हैं, तो जाहिर है कि अपनी इज्जत बचा के निकलना है यहाँ से। हाँ लेकिन यह है कि देखिए, एक वक्त था जब फिल्मों में काम करने के लिए बिना पैसे के भी काम किया, और एक वक्त वो है कि जब मैं अब दिल्ली रहता हूँ और प्रोड्यूसर दिल्ली से बहुत ही मर्यादित तरीके से बम्बई बुलाते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं, पैसा देते हैं और सिंगर के साथ मेरा पेमेंट होता है, तो यहाँ तक तो सफ़र करना चाहिए।
इस सफर में बहुत मेहनत रही है, बहुत सोच रही है, बहुत समय दिया है आपने। और जितना भी आपका जो आप बोलते हैं ना कि दूसरों से जैसे मिलते हैं, जिनके साथ भी आप रहे, अपब्रिंगिंग आपकी जो है वो झलकती है आपकी चीज़ों में, वो रफाकत मुझे दिखती है आपकी सारी चीज़ों में। बहुत छोटी में सब चीज़ बोल रही, छोटी मतलब उम्र से नहीं, उम्र में तो बड़ी बट तजुर्बे से। चलिए, उम्र में बड़े हैं। उम्र में तो अच्छा, बड़ी। अब मैं एक छोटी सी, क्योंकि वो पीछे से हमको 5 मिनट का दिखा दिया, कोई बात नहीं। तहजीब की एक बात हुई है, जी। मैं छोटी सी एक कहानी ज़रूर सुनाता हूँ आपको, बहुत छोटी कहानी और सत्य घटना है। एक बार ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्पीच दे रहे, वो वाली नहीं जो बड़ी ऐतिहासिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली, वो नहीं, उसके बाद तो एक शख्स था, वो सामने बैठा हुआ, उनको सुन नहीं रहा था, वो कुछ बना रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो देख रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ, सब बड़े तन्मयता से सुन रहे हैं और ये कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ बना रहा है। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, स्पीच खत्म हुई विवेकानंद जी की, तो वो शख्स स्वामी जी की तरफ आता, उससे पहले स्वामी जी उसकी तरफ लौटाते थे कि भाई तुम कुछ सुन नहीं रहे थे, तुम कुछ बना रहे, क्या कर रहे? तो उसने वो अपना ड्राइंग स्वामी जी की तरफ मोड़ दिया, तो देखा उसमें स्वामी जी थे, उनका माइक था, और स्वामी जी से 10 गुना बड़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस का चित्र बना। तो स्वामी जी बड़े हैरत हुए, शिकागो में, अच्छा वो ये तो कोई फेसबुक या ट्विटर का ज़माना तो था नहीं, तो उनको बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे तुमने किया। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि यू नो हिम, तुम जानते हो इनको? तो उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता। तुमने इनको कभी देखा? तो उन्होंने कहा जी मैंने कभी नहीं देखा। तो बोले कि फिर तुमने इनकी हूबहू आकृति कैसे बना दी? तो जो उसने जवाब दिया वो आपका जवाब है, उसने कहा कि जिस वक्त आप बोल रहे थे मुझे आपके पीछे 10 गुना बड़े ये दिख रहे हैं। तो जिस वक्त हम बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हमारी तहजीब में। बहुत सुंदर आपकी चर्चा रही आपके साथ में, मगर बहुत सारे प्रश्न मैं देख रही हूँ सबके मनों में चल रहे हैं, जो थोड़े मेरे तक भी पहुँच रहे हैं। तो ये प्रश्न उत्तर कोई भी करना चाहे, आलोक जी से कुछ पूछना चाहे, लड़की के बारे में तो मैंने पूछ लिया, बट और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कोई भी पूछना चाहे प्लीज। हाँ, लड़की के बारे में लड़की ही पूछ रही है, देखिए आप। जी, वो भी राइटर है। अच्छा राइटर। आलोक जी नमस्ते। जी नमस्ते। गरिमा मुद्गल। जी जी जी, गरिमा जी। तो आपकी इतनी सारी गज़लें हैं, नज़्में हैं, गीत हैं, कहानियाँ हैं। तो लड़की के बारे में नितिन ने पूछा, लेकिन इनमें से आपकी पहली मोहब्बत कौन सी है? आप वो जैसे ही मुझे पता चलेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। क्या चीज़ जिसकी बारीकी में सबसे ज़्यादा आपको लिखते समय मसरूफ़ होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अम्मा आप लोगों ने नहीं सुनी, बहुत लोकप्रिय रचनाओं में है, ईश्वर की कृपा से। मैं रिश्तों में पला बढ़ा हूँ, और ये मॉडेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी है कि मुझे ये लगता है कि मैंने स्त्री का वो रूप देखा है जिसमें वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो प्रेमिका भी है, वो पत्नी भी है, वो अनुजा भी है, वो मित्र भी है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे पुरुष में, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर उसमें पिता नहीं है, केयरटेक करने वाला भाई नहीं है, ठीक है, आपसे लड़ने वाला छोटा भाई नहीं है, आपका साथ देने वाला मित्र नहीं है, तो फिर वो पुरुष नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो स्त्री है, वो जैसे एक बड़ा अच्छा फ्रेज़ है, किसी का मेरा नहीं है, कि जो संवेदनशील पुरुष होता है वो अपनी प्रेमिका में भी माँ का ममत्व देख लेता है। तो मेरे लिए स्त्री जो है, और मेरे लिए जो प्रेम है विशेष रूप से स्त्री से, वो उन तमाम रूपों को देखता रहा है। और शायद इसी वजह से मैं कुछ कह पाया माँ के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपनी पत्नी के, अपने, और ज़ाहिर है उसके बारे में जिसके बारे में आप सुनना चाहती हैं, इसके बारे में। पर उसके बारे में भी जब मैंने कहा तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक माँ का अक्स भी दिखा, एक दोस्त भी दिखी। और जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसा रिलेशन होता है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत देर तक बात कर सकते हैं।
आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सालों से आपके साथ होते हैं, लेकिन आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकते। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो आपके करीब नहीं होता, दैहिक रूप से दूर होता है, लेकिन आप मन से उसके हमेशा करीब रहते हैं। तो वो रिश्ता है, वो बड़ा मर्यादित है। अब ज़्यादा बोलूँगा तो दिल्ली जाना है वापस, वहाँ पत्नी है। और कोई पूछना और चाहे? कोई? डॉक्टर साहब जी, वो माइक आ रहा है। माइक ला रहे हैं आपके लिए। नमस्ते, डॉक्टर वासिफ काजी जी। आप जैसे कि बहुत ही एक रेनाउंड पोएट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, हम आपको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे। लेकिन आप नई जनरेशन के जो लिखने वाले हैं, हम जैसे जो लिख रहे हैं, आपको पढ़कर, आपको देखकर, हम आपको सुनकर कुछ सीख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आपका क्या गुरु मंत्र? वही जो मेरे गुरु ने मुझको दिया था कि 95% पढ़िए और 5% गढ़िए। यानी 95% पढ़िए और 5% लिखिए। तो हमारी नई जनरेशन में जितना पढ़ाई हो रही है वो या तो इंस्टाग्राम रील से हो रही है और या फिर फेसबुक पर हो रही है। हम किताबों से पढ़ के आए हैं, तो मैं तो वही एडवाइस देता हूँ जो 30 बरस पहले मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे गुरुओं ने मुझको दी थी कि किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आज भी मैंने, देखिए संजय पटेल साहब जब आए मुझसे मिलने तो 2 मीठा लेकर आए वो। एक तो मिठाई लेके आए वो, उन्होंने मेरा शरीर देख रखा है कि भाई ये शौकीन है खाने पीने के, और एक मीठा वो और लेकर आए, और वो थी मीठी 2 पुस्तकें जिन्हें मुझे अभी पढ़ना है। तो पुस्तकें जो हैं उनसे रिश्ता उतना ही गहरा होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक मार्गदर्शित करती हैं हर क्षेत्र में। तो ये एक हमें लगता है कि हमारी नई पीढ़ी के पास वो कमी है। और हमारा अपना लिटरेचर बहुत है, जो लोग विदेशी साहित्य को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में भी बड़ा क्लासिक लिखा गया है, उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में। हमारी तमाम किताबें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम पढ़ लें तो ही हम इंसान बन जाएं। हेलो भाई, एक जिज्ञासा बहुत बरसों से मेरे जहन में है कि कामयाबी, नाम और शोहरत स्ट्रगल के बाद आती है, और जब कामयाबी आती है तो स्ट्रगल कितना याद रहता है? संजय भाई, एक बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ों से ही सीखी सुनी है हमने, कि नाकाम इंसान के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता। जो सुनते हैं ना वो कामयाब इंसान के संघर्ष की कहानी ही सुनते हैं। और जिस वक्त कामयाब इंसान अपने संघर्ष की कहानी सुना रहा होता है, उस वक्त वो इतना आत्ममुग्ध होता है कि वो अगर सोया हो होटल में तो बताता है कि वो पाइप में सोया था। ठीक है। और रातें उसकी बांद्रा के प्लेटफॉर्म पर गुजरी, खाना जो है वो बड़ा पाव से अधिक कुछ मिलता नहीं था। ये सब कहानियाँ जो हैं ये उस इंसान के मुंह से अच्छी लगती हैं जिसने कुछ बन के दिखा दिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन कहानियों पर बहुत गौर इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कहानियाँ अगर गलत भी हैं तो भी हैं तो इंस्पिरेशनल, आपको प्रेरित तो करती हैं कि जब एक शख्स प्लेटफॉर्म पर सो के, वड़ा पाव खा के, या एक शख्स जो है वो लाल किले की दीवार से सट के सो के और एक उपन्यासकार बन सकता है, एक गीतकार बन सकता है, एक फिल्म मेकर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो मेरा अपना फ़लसफ़ा ये है कि कामयाब इंसान के संघर्ष की कहानियाँ हम लोग सुनने के लिए बड़े आतुर व्याकुल रहते हैं। ये रहना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक शख्स ऐसा बैठा होता है जो शायद कल गुलजार बन जाए, शायद कल जावेद अख्तर बन जाए, और शायद कहीं अप्रोच रूप में आप उसकी मदद कर देते हैं कहीं ना कहीं। जी बेशक। आलोक भाई, एक तो सबसे पहले उन्नति जी को बहुत बधाई, उनकी टीम को बहुत बधाई। एक यादगार कार्यक्रम जिसमें हमने आपके दिलचस्प पहलू बहुत अच्छे करीब से देखे, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सारी टीम को। और आलोक भाई, एक आपने जो लेखन के तो आपके जो हैं, आप अच्छे लेखक हैं ही, आप अच्छे गज़लकार हैं, आप अच्छे कहानीकार हैं, सब कुछ आप लिखते हैं, लेकिन आपका जो एक और गुण है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आपको लगातार सुनते जाएं।
बहुत कमाल के ओरेटर हैं। ऐसा माने ये बहुत कॉम्बिनेशन मुश्किल से मिलता है कि कोई लिखता भी अच्छा हो और बोलता भी बहुत अच्छा हो, स्पॉन्टेनियस। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे उन्नति जी, और कमाल के जवाब आपने दिए, जिसको हर जवाब पर, हर उत्तर पर हमें तालियां बजाने की इच्छा हुई। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जैसा जावेद जी का एक आता था चैनल टाटा प्लस पर, जिसमें वो बातें भी करते जाते थे, कुछ सुनाते भी जाते थे, वैसा एक आपका चैनल आना चाहिए कि जिसमें आप बतियाएं भी खूब और सुनाएं भी खूब। देखिए, एक पहलू पे बात नहीं हुई, सहाफ़त पे, पत्रकारिता पे। मैंने एक काम किया है जिसको मैं हमेशा मतलब ये मेरा सौभाग्य है। एक मुलाकात, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों से हिंदी और उर्दू के, शीन काफ निज़ाम साहब, जावेद अख्तर साहब, हसन कमाल साहब, उदय प्रताप जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेशे में सिखाना जो है वो शामिल नहीं है, मेरे पेशे में बताना शामिल है। तो मैं दिखाने और बताने वाले फील्ड से हूँ, तो मैंने अपना क्षेत्र ये चुना कि मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाऊँ, जैसे उन्नति जी आज मुझे आपसे मिलवा रही हैं। तो मैं टीवी के ज़रिए वो तो करता ही हूँ। रही बात आपने बोलने की कही, तो मैं अगर आज्ञा हो तो मैं एक शेर अपना आपको सुनाता हूँ। वो क्यों है ऐसा कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। और हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। तो बोलने का सलीका तो घर से ही आया है। गुड इवनिंग आलोक जी, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा दैट यू आर राइटर, ऑथर, पोएट एंड यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल. Who are the writers of Indian or world literature that might have inspired you, authors or poets? So if you could just tell us about that. मैं जैसा पहले शायद मेरे जवाब में आप कहीं और खोए हुए थे। अच्छा। क्योंकि शुरुआत ही उसी से की थी। तो शुरुआत उसी से हुई थी। मैंने मेरे लेखन की शुरुआत जो हुई थी वो सुनने से हुई थी। मैं बड़े बड़े जो पोइट्स हैं उनको मेहदी हसन साहब के कंठ से, ग़ुलाम अली साहब के ज़रिए, और मेरा पोइट्री में बचपन से, फ़िक्शन में नहीं था मेरा इंटरेस्ट, मेरा पोइट्री में था। तो सुनने के बाद ये सिलसिला मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ हर अपनी सीरीज़ में। मेरे 2 मित्र विदिशा के, एक ब्रज जो थे वो समकालीन कवि थे, कंटेम्प्रेरी अभी भी हैं वो, और एक आलोक प्रकाश पुतुल जो पत्रकार हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं करीब 30-35 बरस से। इन लोगों ने मुझे फिर सीरियस लिटरेचर की तरफ मेरा रुझान बढ़ाया, और वहाँ से मैंने फिर अपने क्लासिक्स पढ़ना शुरू किया। तो आप अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये फ़लाँ पोएट बहुत पसंद है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ, मैं कैसा लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा निदा फाजली, थोड़े से दुष्यंत कुमार और थोड़े से बशीर बद्र, इन सब को मिला के जो एक छोटा सा चिराग जलेगा, उसे अगर आप आलोक नाम दे देंगी तो बड़ा मेहरबानी है। हाँ प्लीज़। वो एक्चुअली आवाज़ इसलिए आई कि यहाँ पर कायस्तों का जमघट थोड़ा ज़्यादा है जी। तो अगला प्रोग्राम फिर अपन पीछे भी ये देखो काफ़ी लोग बैठे हैं। एक प्रश्न है आपके लिए कुछ। नमस्कार आलोक जी। जी। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि एक कलाकार में बहुत सारे छोटे छोटे कलाकार छुपे होते हैं जी। तो मुझे ये जानना चाहता हूँ आपकी जो आपका व्यक्तित्व है उसको देखकर कि आप जो गीत लिखते हैं, जो गज़लें आप कहते हैं, तो उसमें कहाँ से पेंटर आता है, कहाँ से एक कवि आता है, कहाँ से गीतकार आता है, कहाँ से एक एक्टर आता है, अलग अलग कलानुशासनों ने आपको कहाँ किस तरह से प्रभावित किया है, यदि ऐसा हो तो? नहीं, दरअसल देखिए, जैसे फिल्म अभी रहमान सर की फिल्म का या शिवमणि जी की फिल्म का जिक्र हुआ, तो गीतकार के लिए तो सबसे बड़ी चीज़, अगर गीतकार के तौर पे है तो आपको सिचुएशन बताई जा रही है,
उस सिचुएशन में आपके पास एक धुन भी आ रही है। प्रायः ऐसा होता है कि गीतकार के पास सिचुएशन और धुन पहले आती है। मैंने जिक्र किया अपने कन्वर्सेशन में कि मैं ऐसा खुशकिस्मत हूँ कि अब तक मेरे पास पहले सिचुएशन आई है, तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल होता है लिखना कि मैं अपने ग्राफ पर, अपने उस पर, अपने कैनवस पर अपने हिसाब से रंग भरूं और फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाए या जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो गज़ल है वो आपका एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म है। वो आपको कब कैसे इंस्पायर कर रहा है, उस वक्त आपका माइंड कैसा है, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। क्या निर्भया के वक्त जो हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा और हमारे मुल्क के लिए बड़ा एक शेमफुल मोमेंट था, उस समय जो पोएम हुई दिल से निकली हूँ रोशन दुआ की तरह, जो शुभा मुदगल जी ने गाई थी और तमाम जगह पर वो दिखाई गई और बजी हो, तो ये निर्भर करता है कि आप उस वक्त एक कवि के तौर पर क्या सोच रहे हैं। जो आज हो रहा है जंतर मंतर पर, जो आज हो रहा है आपकी प्रेजेंट पॉलिटिक्स में, है ना, कि लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। अब आप इसे पकड़ लीजिए कि ईवीएम में तो सब सेट है, आप क्या कर लोगे जाके, है ना। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। आप जिस स्टेट में बैठे, अब मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता इस चर्चा को, कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को सैल्यूट करते हैं। आपने लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनी इस प्रदेश में और वो सरकार किसी न किसी तरह गिरा दी गई, तो वहाँ पर आपका पत्रकार और आपका कवि दोनों आंदोलित होता है कि जो दिख रहा है सामने, यानी हम क्या हैं, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, हम तो वोटर हैं। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, तो हम पात्र मात्र हैं। है साम दाम दंड भेद का नया चलन कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। तो अब आप अगर जाएंगे तो फिर मैं वो इशारा नहीं करना चाहता कि वो दाढ़ी की तरफ इशारा हो जाएगा। एक बात कहना चाहूँगी मैं। दो करिए आप जी। अभी तो वो ही एक जी बताइए। आई, क्योंकि जितनी भी अभी तक चर्चा सुनी उसमें 3 या 4 बार कायस्थों का नाम आ गया, क्योंकि मैं खुद कायस्थ हूँ, तो उसके लिए कमेंट करना चाहती हूँ कि कायस्थों का विशुद्धि चक्र बहुत क्लियर होता है, शायद इसीलिए आपका इतना मीठा बोल है। नहीं, पहले तो ये प्रश्न और ये उत्तर संसदीय कार्यवाही से निकाला जाए। कैमरा भी ऑफ कैमरा ये बात बोल सकता हूँ मैं आपसे। देखिए क्या है, हर जैसे गालिब, जो अगर मेरी नॉलेज गलत नहीं है या बहुत विद्वान लोग बैठे हैं इंदौर के, गालिब का जो दीवान सबसे पहला है वो एक कायस्थ ने ही महफूज किया लखनऊ में, राइट। उसके बाद बहुत सारा ऐसी कल्चर जो है, जो उर्दू और हिंदी का कल्चर है, वो अगर नॉन मुस्लिम्स राइटर के बाद कहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो वो ब्राह्मणों में, और क्योंकि ये एक पढ़ने वाली कौम थी, मतलब हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में ऐसा कुछ है कि हम लिखने पढ़ने के ही ज़रिए से आगे बढ़ सकते हैं, तो हम वैसे ही बढ़े। तो मुझे ये लगता है कि इसका सीधा सा जो संबंध है वो रूट्स से है, क्योंकि हमारे जो पूरी रूट्स चली आ रही हैं वो हमको इंस्पायर करती हैं पढ़ने लिखने के लिए। और जब आप पढ़ते लिखते हैं तो फिर आप हर चीज़ पढ़ते लिखते हैं, आप अच्छी भी पढ़ते हैं और बुरी भी पढ़ते हैं। सही, बहुत अच्छा बोला, क्योंकि यहाँ पर हम इन चीज़ों में ना पढ़े। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आई, उसके साथ में वोट ऑफ थैंक्स के लिए सुचित्रा जी को बुलाऊंगी, कि आदमी से मिलते गए, आदमी से मिलते गए, आज नियत से कटते गए, दूरियां और बढ़ती गई, दायरों में सिमटते गए, ऋण अंधेरों के कैसे चुके, मूल किरणों के घटते गए, जाने कैसे मिलन के लिए लोग टुकड़ों में बढ़ते गए। तो हम सब एक साथ हैं यहाँ पर। सुचित्रा जी, आई विल इनवाइट यू फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्रभा केतन फाउंडेशन और एहसास वुमेन ऑफ इंदौर की मैं तरफ से मैं सुचित्रा धनानी आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। खासकर हमारे विशेष अतिथि श्री आलोक श्रीवास्तव जी का, हम अपने प्रायोजक श्री श्रीमन का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। हमारे आज के कलम इंदौर के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स शेरेटन ग्रैंड पैलेस का भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में हिंदी प्रिंट मीडिया नई दुनिया का भी आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। जागो पधारो मैं जो गण
भाई